नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा 10 की पुस्तक समकालीन भारत भाग 2 भूगोल के चौथे अध्याय कृषि का अध्ययन करेंगे। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि इस अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको समझाया जाए और हर विषय को इसमें शामिल किया गया है। कुछ भी चैप्टर में से छोड़ा नहीं गया है और पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कृषि। कृषि क्या होती है? सबको पता है कि खेती बाड़ी करना ये सब जो है कृषि है, लेकिन एक परिभाषा के रूप में कहा जाए तो भूमि को जोतने, बोने, फसलें उगाने, पशुओं को पालने की जो कला है उसे कृषि कहा जाता है। कृषि कहें, खेती कहें इसे। अब इसमें एक आता है कृषि के प्रकार। अब कृषि के प्रकार कई हैं। जैसे पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जीविका निर्वाह कृषि, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि जीवन निर्वाह के लिए इसमें जो उत्पादन है वो अतिरिक्त उत्पादन जो है नहीं किया जाता है, परिवार के लिए ही जो है उत्पादन होता है। इस कृषि में छोटे छोटे टुकड़ों पर पुराने कृषि औजारों से जो है कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि परिवार के सदस्यों की सहायता से स्थानांतरण प्रक्रिया के रूप में की जाती है। और यह जो कृषि है प्राय मानसून, मृदा की प्रकृति, उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयोगिता पर निर्भर करती है। जो उत्तर पूर्व राज्यों में जो है इसे झूम के नाम से भी जाना जाता है। जिसे आपको पता है कक्षा 9 में आपको बताया गया था झूम की खेती के बारे में। तो किसान क्या करते, जंगल के एक हिस्से को काटते जो उस पर राख बसती, तो जब मानसून की बरसात होती तो जो है उसमें उसके बाद उस पर क्या है बीज डालते और 2-3 वर्षों तक वहाँ पर खेती करते और जो है बाद में उसको छोड़ के कहीं और खेती करते थे। तो जो है ये वही कृषि है, इसमें केवल अपने निर्वाह के लिए जो है खेती की जाती है। गहन जीविका कृषि। इस प्रकार जो कृषि है वो उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। जनसंख्या दबाव क्या है, अब ज़्यादा है। पहले तो जनसंख्या भी कम थी, अब क्या है भूमि का टुकड़ा कम हो गया और जनसंख्या बढ़ गई, तो जो है हमें ज़्यादा मात्रा में फसलें उगाने की आवश्यकता होती है। तो जो गहन जीविका कृषि है यह श्रम गहन खेती है, जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में तो जैव रासायनिक जो निवेशकों और सिंचाई का जो है प्रयोग किया जाता है। किसानों के पास वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण छोटे टुकड़ों से ही अधिक उत्पादन के लिए जो है कोशिश की जाती है। वर्ष में कई फसलें जो हैं इसमें उगाई जाती हैं। एक है वाणिज्यिक कृषि। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये वाणिज्य उद्योग से संबंधित है, मतलब कि जो बाजार में बेचने के लिए जो है उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में फसल उगाने का उद्देश्य बाजार के लिए उत्पादन होता है। इस प्रकार की कृषि में अधिक पैदावार देने वाले HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स है उनका प्रयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का जो है प्रयोग अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। जो ये वाणिज्यिक कृषि है इसमें लागत अधिक आती है। गन्ना, कपास, धान आदि जो कृषि है ये वाणिज्य प्रकार की कृषि है। मुख्य उद्देश्य बाजार में बेचकर लाभ कमाना। जो फसल जो उगाते हैं वो बाजार में बेचकर लाभ कमाने के लिए ही ये कृषि की जाती है। रोपण कृषि। जो रोपण कृषि है ये भी एक वाणिज्य कृषि का ही एक भाग है। इसमें क्या होता है, रोपण कृषि में एक लंबे चौड़े क्षेत्र में जो की जाती है और एकल फसल उगाई जाती है। एकल फसल मतलब लंबे चौड़े क्षेत्र पर एक ही जो है फसल उगाई जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला जो है महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं।
इस कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये तो कृषि के प्रकार थे। आगे हम बात करते हैं शस्य प्रारूप की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग हर वर्ष परीक्षा में आता ही है कि इसमें जो हमारे शस्य प्रारूप हैं कि जो हम फसलें हैं उनका बोने का समय, काटने का समय क्या है। तो भारत में मुख्य 3 शस्य ऋतुएं हैं। पहला है जैसे रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। तो हम पहले बात करते हैं रबी की फसलों के बारे में। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून में जो है काट लिया जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों ये जो हैं कुछ रबी की मुख्य फसलें हैं। ऐसे ही खरीफ जो है कि फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ, जब देश में मानसून आता है तो जून जुलाई के समय में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में जो है ये काट ली जाती हैं। जिसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसलें, अब जो जायद है ये रबी और खरीफ के बीच में है। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें जो है जायद वो कहते हैं। इसमें से आप देखते हो तरबूज है, खरबूजा है, खीरे हैं, ककड़ी हैं, सब्जियां, ये सब जो है जायद की फसलें हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको ध्यान से करना भी है। भारत में जो मुख्य फसलें हैं, भारत में खाद्य फसलें, अखाद्य फसलें, जो फसलें हैं उनको हम कई भागों में खाद्य, अखाद्य, पेय फसलें, तिलहनी, दालें इन्हें बांट सकते हैं। और हम जो है आज हमारा जो विषय है यही फसलों के बारे में ही है। तो इसमें कौन कौन सी फसलें हैं, उनमें क्या वातावरण चाहिए, क्या विशेषताएं हैं, तो आपको मैंने कोशिश की है कि पॉइंट्स के माध्यम से आप जो है ये कर पाएँ। जिसे हम बात करते हैं पहले चावल के बारे में। यदि मान लो चावल की फसल के बारे में पूछ लिया जाए आपसे कि भारत में जो चावल की फसल के बारे में बताओ, तो आपको जो है मुख्य बिंदुओं के माध्यम से जो है बता सकते हो। जैसे चावल, भारत में जो अधिकांश लोगों का जो है खाद्यान्न वो चावल है। चावल जो है सबसे ज़्यादा भारत में खाया जाता है। चीन के बाद भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। इसके उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान और आर्द्रता मतलब वर्षा ज़्यादा चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर जो है सिंचाई करके जो है इसे उगाया जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, ये जो है मुख्य यहाँ पर चावल उगाया जाता है। भारत की जो दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है वो है गेहूँ। गेहूं के उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की जो है आवश्यकता होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की इसमें आवश्यकता होती है। जो उत्पादक राज्य हैं उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यदि हम देखें तो जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहाँ पर हम धान, चावल और जो है गेहूँ का उत्पादन ज़्यादा करते हैं क्योंकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। मोटे अनाज, अब मोटे अनाजों में ज्वार है, बाजरा है, रागी, ये मुख्य मोटे अनाज हैं। वैसे मोटे अनाज के अंदर जो है काफ़ी पौष्टिक जो चीज़ें हैं, पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं। जैसे रागी के अंदर लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक जो है और भूसी जो है इसे मिलती है। यदि हम बात करें ज्वार की, ज्वार जो है तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है भारत में। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। महाराष्ट्र राज्य ज्वार के लिए सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य है। बाजरा है बलुआ और उथली काली मिट्टी पर जो उगाया जाता है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। फिर हम बात करते हैं मक्का की। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में जो है प्रयोग होती है।
खरीफ की फसल है वैसे मक्का, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश को जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आगे हम बात करते हैं दालों की। भारत में दालों का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है और दालों के उत्पादन से जो भूमि है उसकी जो उर्वरता है वो भी बढ़ती है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। शाकाहारी हैं भारत के अंदर ज़्यादा लोग। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। दालों को कम नमी की जो है आवश्यकता होती है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की जो उर्वरता को जो है बनाए रखती हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब बात करते हैं तिलहन की। तिलहन जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहन की फसल जो है उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इसका जो प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है और इसके अलावा जो तेल है ये इसका प्रयोग जो साबुन उद्योग है उसके लिए भी, श्रृंगार का सामान बनाने के लिए उद्योग जो हैं उनमें कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। भारत में जो गन्ना है उसको भी एक महत्वपूर्ण फसल है हमारी। गन्ने के लिए जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में जो है बोया जाता है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की जो है आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत जो है गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी, गुड़, खांड सारी बनाने में जो है काम आता है। अब गन्ना जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा जो है यहाँ पर मुख्य उत्पादक राज्य है। ये गन्ना जो है इसकी फसल तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। यदि हम बात करें पेय फसलों की, पेपर में हम कई बार देखते हैं कि बच्चे पेय फसलों में गन्ने को लिख देते हैं, जबकि जो पेय फसल हैं उसमें चाय और कॉफ़ी आती है। तो ये गलती मैं चाहूँगा कि बच्चे ना करें। जो पेय फसल जब पूछा जाए तो उसमें चाय और कॉफ़ी जो है वही लिखा जाए। हम बात करते हैं चाय की। पहले चाय, भारत चाय का जो है अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश है। चाय का जो पौधा है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों में उगाने के लिए वर्ष भर पोषण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार इसकी कोमल पत्तियों के विकास में जो है सहायक होती हैं। चाय एक सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय आदि जो है प्रमुख चाय के उत्पादक हैं। बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी विश्व की लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। भारत जो है विश्व की लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की जो है कॉफ़ी पैदा की जाती है। जो शुरुआत है इसकी वो बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई है। नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास जो नीलगिरी है, ये जो स्थान है ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से जो है मिला हुआ स्थान है। मतलब तीनों जो क्षेत्र लगते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में, तो वहाँ पर जो है इसकी कृषि की जाती है। यदि हम बागवानी फसलों की बात करते हैं तो भारत विश्व में सबसे अधिक
फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। यहाँ के जो संतरे हैं, यहाँ के केले सब प्रसिद्ध हैं, लीची। जिसे हम बात करते हैं भारतीय फलों, जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट जो है विश्व भर में उनकी बहुत मांग है। भारत विश्व में 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत का टमाटर, मटर, फूल गोभी, बैंगन, आलू में जो है उत्पादन में प्रमुख स्थान है। यदि हम बात करें अखाद्य फसलों की, तो अखाद्य फसलों में रबड़ जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में जो है उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी जो है इसको उगाया जाता है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में जो गारो पहाड़ी में जो है इसको उगाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत को विश्व में 5वां स्थान प्राप्त है। यदि हम बात करें रेशेदार फसलों की, तो उसमें कपास, जूट, सन और जो है प्राकृतिक रेशम भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। कपास जो है भारत को कपास के पौधे के लिए जो है मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास का जो मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। दक्कन पठार के शुष्क तर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई चाहिए। 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की जो इसमें आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य जो है उत्पादक राज्य हैं। जूट की बात करते हैं तो जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदान में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में जो है उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जो है जमा होती रहती है। इसके बढ़ने से उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसका जो प्रयोग है जूट का बोरियां बनाने में, चटाई, रस्सी, तंतु के धागे, गलीचे बनाने में किया जाता है। लेकिन इसमें प्रतिस्पर्धा जो है नायलॉन के साथ ज़्यादा है, क्योंकि नायलॉन सस्ता पड़ता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशे से पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में जो है इसकी मांग कम हो रही है। हम बात करें रेशम की, तो रेशम के कीड़े के जो कोकून से जो है इसको प्राप्त करते हैं, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्ती पर पलता है, शहतूत। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन, रेशम उत्पादन, इसको बोलते हैं सेरिकल्चर। संस्थागत सुधार, स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में कृषि के सुधार के लिए कुछ प्रयास किए गए। जैसे इसमें पहला था जोतों की चकबंदी, टुकड़ों में बटी हुई भूमि को एक बड़े रूप में एक साथ मिलाना जो है चकबंदी कहलाता है। फिर सहकारिता सुधार किया गया, जो जमींदारी प्रथा है वो समाप्त कर दी गई। कुछ सुधार किए गए। ये तकनीकी सुधारों में जैसे सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सहकारी समितियों की स्थापना, किसानों को दूरदर्शन से मौसम की जानकारी, जैसे आपने सुना भी होगा यदि आप दूरदर्शन देखते हैं तो, न्यूनतम सहायता मूल्य का निर्धारण और लाभदायक खरीद मूल्य का निर्धारण, ये कुछ तकनीकी सुधार भी किए गए हैं। अब भारतीय कृषि के सामने मुख्य समस्या क्या आती है? एक तो भारत जो है अभी भी सिंचाई की सुविधाओं का पूरा विकास न होने के कारण
अनियमित मानसून पर जो है निर्भर है। मानसून समय पर आया है, नहीं आया है, बरसात ज़्यादा हो गई, कम हो गई, ये समस्याएं हैं अभी। निम्न उत्पादकता, अभी उत्पादकता कम है। वित्तीय साधनों की कमी है, किसानों को लोन नहीं मिलता है, किसान अभी आत्महत्याएं कर रहे हैं। भूमि सुधारों का अभाव है अभी। व्यापक बेरोजगारी के कारण जो है दबाव बढ़ता जा रहा है। 60% से ऊपर जो आबादी है लगभग, वो जो है कृषि पर निर्भर है। भूमि का निम्नीकरण होने के कारण जहाँ पानी की सुविधा है वहाँ सिंचाई ज़्यादा हो रही है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है उससे। आपदाओं की भरमार है, कभी सूखा पड़ गया, ये समस्याएं हैं भारत में। किसानों को जो है कर्जदारी, किसान जो है कर्ज ले रहा है, उसको कर्ज उतार नहीं पा रहा है, उसे और आगे कर्ज लेना पड़ जाता है, वो कर्ज जाल में फंसा रहता है। तो ये भारत में जो कृषि के सामने समस्याएं हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि योगदान बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि 63% जो आबादी है वो रोज़गार जो है वो कृषि से मिलता है। उनकी जो आजीविका का साधन है कृषि। औद्योगिकरण का आधार है, मतलब उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो कृषि से ही मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इतने लोगों को रोज़गार देने के बावजूद भी जो राष्ट्रीय घरेलू उत्पादन है उसमें केवल 4% योगदान है, जो घटता जा रहा है। कृषि में रोज़गार घटने के कई कारण हैं। कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाना, पर्याप्त पूंजी का अभाव है, आर्थिक सहायता में कटौती, जो सब्सिडीज़ है उसमें कमी की जा रही है, किसानों को पर्याप्त आय न होना, इस कारण भी लोग जो है इससे भाग रहे हैं। सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों, मंडियों और यंत्रीकरण में सार्वजनिक पूंजी निवेश की कमी के कारण जो है रोज़गार घटने के मुख्य कारण हैं। जो उपाय है, हम क्या उपाय कर सकते हैं? कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवा और पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना की जाए, बागवानी का विकास किया जाए, मौसम विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाए ताकि जो है लोगों को, किसानों को फ़ायदा मिल सके, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, मैंने कोशिश की है कि जितना भी हमारी जो NCERT की बुक है उसमें जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं हर विषय को शामिल किया है। आशा करता हूँ यदि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको जो है अध्याय समझ में आ जाएगा। जैसे लॉकडाउन के दौरान हम देख रहे हैं कि बच्चे यदि फ़ोन के माध्यम से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसके बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपने कुछ ध्यान से समझा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके ये बताएं कि जो सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसका। और इसके अलावा भारत का जो है गन्ने के उत्पादन में कौन सा स्थान है, ये कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।